Good morning, viewers. You're now watching Hornbill TV. AAP National Convener Arvind Kejriwal said he has appealed to PM to reduce the price of E20 fuel, arguing that it delivers lower mileage and should therefore be priced lower. Said he has also sought an appointment with the Prime Minister to discuss issue. Kejriwal further urged people affected by the matter to make videos and share them on social media. को लेके मैंने प्रधानमंत्री जी को ये कल चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में मैंने प्रधानमंत्री जी से यही कहा है कि हम लोग जनतंत्र में रहते हैं, जनता की आवाज़ सुनो। सारे देश की जनता दुखी है, सारे देश की जनता कह रही है भाई माइलेज गिर रही है, हमारे पार्ट्स कंपोनेंट्स खराब हो रहे हैं। तो इसको दो डिमांड की है मैंने। एक तो मैंने कहा है कि हर पेट्रोल पंप पे ऑप्शन दी जाए, कोई अगर प्योर पेट्रोल डलाना चाहे प्योर पेट्रोल डला ले, कोई E20 लेना चाहे E20 ले ले, तो ये ऑप्शन देनी चाहिए। दूसरा मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि E20 के दाम जो हैं वो कम होने चाहिए पेट्रोल से, क्योंकि E20 की माइलेज कम है तो उसके पेट्रोल के दाम भी कम होने चाहिए, E20 के दाम भी कम होने चाहिए। तो ये दोनों डिमांड मैंने की है। उसी चिट्ठी में मैंने प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय भी मांगा है कि मैं जनता के बीच में गया था, जनता से बात की है, जनता के संपर्क में हूँ, जनता क्या फील कर रही है, इसमें क्या टेक्निकल मुद्दे हैं, वो समझाने के लिए मैंने प्रधानमंत्री जी से टाइम मांगा है मिलने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जल्द से जल्द मुझे मिलने के लिए बुलाएंगे। इस दौरान हमने पिटीशन शुरू की है देश भर में, इसके खिलाफ एक पिटीशन बनाई है, प्रधानमंत्री के नाम एक चिट्ठी है नागरिकों की तरफ से। अगर आप मेरे या हमारी पार्टी के किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे जाएंगे, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, उसके बायो में या इसके टेक्स्ट के उसमें तो उसका लिंक मिलेगा। उस लिंक पे अगर आप क्लिक करते हैं तो एक पिटीशन है, उस पिटीशन को हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन साइन करें और उसके अंदर आप अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं कि मेरे पास ये गाड़ी है, उसकी पहले माइलेज इतनी थी, अब माइलेज इतनी आ रही है, मेरी इस गाड़ी में ये गड़बड़ हो गई है, ये कंपोनेंट्स खराब। जो एक्सपीरियंसेस आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो जितने भी मेरे पास पिटीशंस हमारे पास इकट्ठे होंगे, तो जब प्रधानमंत्री जी मुझे बुलाएंगे मिलने के लिए, उन सारे पिटीशंस की प्रिंट आउट लेके मैं प्रधानमंत्री जी को दे के आऊँगा। तो मेरी सभी से निवेदन है, जो भी लोग ये देख रहे हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये पिटीशन साइन करें ताकि प्रधानमंत्री जी तक आपकी आवाज़ पहुंच सके। इसके अलावा परसों मैं सर्विस स्टेशन गया था, पेट्रोल पंप गया था, लोगों से बात की थी, आप लोगों ने देखा उसको। तो एक तो मैं आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को, सारे लीडर्स को ये अपील करना चाहूँगा, सब लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल के पेट्रोल पंप पे जाएं, सर्विस स्टेशन पे जाएं, लोगों से बात करें। वहाँ जो लोग पेट्रोल भरवाने आते हैं, गाड़ी ठीक कराने आते हैं, उनके वीडियो बनाएं और उसको सोशल मीडिया पे शेयर करें। जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं अलग अलग तरीके से, सभी लोगों से, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों चाहे ना हो, जो लोग इस मुद्दे से दुखी हैं, सब लोग सोशल मीडिया पे अपने अपने वीडियो बना के डालें, भर दें सारे सोशल मीडिया को। बिकॉज ये सरकार सुनने वाली नहीं है, इतनी आसानी से ये सरकार नहीं सुनेगी। लेकिन इस सरकार अगर सारी ज़्यादा से ज़्यादा हम सोशल मीडिया पे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, दूसरों के वीडियो बनाएं, अपने वीडियो बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के सोशल मीडिया को भर दें इस E20। Tourism in Karen village of North Kashmir's Kupwara district, located along the line of control, continues to witness steady growth as an increasing number of visitors arrive to experience the region's scenic beauty. Tourist Tausif Hamdani welcomed the promotion of border tourism by the centre and JK administration, saying the large influx of visitors reflects the area's growing popularity. मैं पहली बार यहाँ, मेरा नाम तौसीफ हमदानी है, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ आज, और ये खुशाइन भी है कि जिस तरह से बॉर्डर टूरिज़्म को प्रमोट कर रही है मरकज़ी सरकार, रियासती सरकार और ख़ास तौर पर अफवाज हिंद जिस तरह से लगी हुई है, कि एक खुशाइन कदम है। अब मैं अपना आप ही चेक कर रहा था, मेरा व्हीकल नंबर समहाउ कुछ 200 के ऊपर है मेरा व्हीकल नंबर, तो इट मीन्स दैट अच्छा खासा काउंट आ रहा है यहाँ पे, लोग आ रहे हैं यहाँ पे। और इससे ये तासुर हम करें, इससे हम ये तासुर करें कि आने वाले दिन अच्छे होंगे। और उस पार और इस पार जिस तरह से लोगों का एक, आप हालात वहाँ से भी देख सकते हो और इस साइड भी देख सकते हो, आपको फिगर सामने आएगी किस तरह से डेवलपमेंट किस चीज़ को कहते हो, आप आगे बढ़ना किस चीज़ को कहते हैं। हम उस पार के कश्मीरियों के लिए भी दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे और उनको भी उस सतह पे ले आए, समझ आए
कि जो उनके जो आका है उनको जो जिस दौर में फंसा रखा है उनको कहीं ना कहीं पे वो भी हमारे साथ आगे आए। और इस वक्त जो लोगों की एक कसीर तादाद यहाँ मौजूद है, आप जिस तरह से जो माहौल यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बॉर्डर पे हो, ऐसा कोई कशीदगी नहीं है, बड़ा ऐसा एटमॉस्फेयर है, आप फ्रीली घूम सकते हो, आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो। इट्स नाइस टू सी ओवर हियर एंड इवन आई एम सो हैप्पी, आई हैव माई फ्रेंड्स विद मी, दे आर विद द फैमिली। सो अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो इट मीन्स दैट यू आर सो एक्साइटेड, इट मीन्स दैट कि आप बहुत खुशनसीब हो और खुश हो कि आप अपनी फैमिली के साथ भी यहाँ आ रहे हो और बहुत सारे इलाकों से यहाँ आ रहे हैं। वट आई ऑब्जर्व कि मैं चेक कर रहा था अपने एक नीचे, वहाँ कुछ हज़ारों लोग यहाँ आ रहे हैं आज दिन भर, तो अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और तवक्का करेंगे कि ये जो माहौल है इसको बना रहने दे, जिस तरह से अभी हालात है, हम खुश हैं इससे। TMC MP Sogata Roy alleged that prayers at the 136-year-old Bakra Mosque near Kolkata Airport have been stopped despite earlier assurances that they would resume after 2 days. He said the CISF informed them it had received no orders from higher authorities to permit prayers. इसको हटाना कहीं न कहीं गैर कानूनी है। ये तो सही बताया है। ये 136 साल का पुराना मस्जिद है, बराबर यहाँ पर स्थानीय लोग नमाज पढ़ते हैं। गए शनिवार से ये मस्जिद में नमाज पढ़ना बंद कर दिया गया। वो बोला कि 2 दिन के बाद चालू होगा, लेकिन 2 दिन के बाद भी ये चालू करने नहीं दिया। CIA से बोल रहे ऊपर से ऑर्डर नहीं है। मैं समझता हूँ कि सरासर लोगों का धर्म विश्वास पर आघात है, हमला है। मैं इसको निंदा करता हूँ और मैं मांग करता हूँ कि ये मस्जिद को नमाज के लिए फिर खुद देना चाहिए। अगर मस्जिद को हटाना है तो स्थानीय लोग जब ये मान जाएंगे तभी ये हो सकता है। सरकार कह रही है कि नवाज रनवे के पास ही क्यों करना है, आप कहीं भी कर सकते हैं। अरे 136 साल से चल रहा है। कह रहे हैं कि अचानक आज बीजेपी हुकूमत में आने के बाद ही ये सवाल उठाया जाता है। इसके पहले भी तो बंगाल में बहुत सारे सरकार था और प्लेन तो चल रहा है दम से। ऐसी बात नहीं है कि प्लेन चलना बंद हो गया। ये अन्याय है। सुकांता मजूमदार कह रहे हैं कि मंदिर भी हटता है, जब सड़कें चोरी होती हैं तो मंदिर भी टूटता है और दूसरी जगह हटाया जाता है। तो सुकांत मजूमदार कुछ नहीं जानता, वो बालूरघाट के आदमी है, वहाँ के बारे में उनको बताना चाहिए। ये दमदम के ये मस्जिद के बारे में उनको बोलना नहीं चाहिए। Samajwadi MP Avadish Prasad heavily criticized the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust regarding the temple donation row, terming the alleged embezzlement dacoity. He rejected the trust administrative meeting as meaningless, demanding a Supreme Court monitored investigation. कि मंदिर अयोध्या में बहुत बड़े पैमाने पर चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी की बात का खुलासा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आगले जी ने किया और खुलासा किए हुए तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो रहा। लेकिन अफसोस है कि बड़ा मामला है, ये छोटा मामला नहीं। ये किसी एक राज्य से जुड़ा नहीं है, बल्कि राष्ट्र से जुड़ा है, जिसमें करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। आहत क्या, धार्मिक भावनाओं पर डाका पड़ा है। डाका को तो नृपेंद्र मिश्रा जी ने स्वयं स्वीकार किया है, लेकिन अफसोस है इतने बड़े मामले में करोड़ों लोगों के आस्था से जुड़ा मामले को सरकार लीपापोती कर रही है।
जिम्मेदार लोगों को बचा रही है, जो मूल रूप से कस्टोडियन हैं चढ़ावा के, चंदा के, उनको पूरी तरह से बचाने का असफल प्रयास हो रहा है। इस दिशा में हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने शुरुआती दौर में ही मांग उठाया था कि ये मामला बड़ा है और इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा गठित टीम के द्वारा भैया गठित टीम द्वारा ही कुछ हो पाएगा। तो टीम तो गठित नहीं की, लेकिन अच्छा है माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया है। निश्चित तौर से न्यायालय का जो गरिमामयी निर्णय रहा है, तमाम ऐसे क्षण आए जो देश में संवैधानिक संकट भी उत्पन्न हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल भी क्रिएट करने का शुरुआत की जिससे आपसदारी बिगड़ने के और अनेकता में एकता का जो सूत्र है कमजोर होने की संभावना बढ़ गई थी। तमाम मामले लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप करके आपसदारी को बचाया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाया। तो न्यायालय का तो एक गरिमामयी, महिमामयी, गौरवशाली है। मंदिर निर्माण में भी माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय ही रहा, मान्य रहा। विद रिजल्ट मंदिर बन रहा है, बन के तैयार है, भी 1 आध साल लगेगा। तो इसमें भी हमारे नेताजी ने मांग उठाया था। हम भी यहाँ के सांसद होने के नाते कई बार मांग उठाया, लगातार उठा रहे हैं कि ये SIT का कोई मतलब नहीं है। SIT के जो मेंबर हैं वो उनके ऊपर खुद 420 का मुकदमा दर्ज है। तो इनसे निष्पक्ष जांच, जो जोगी बाबा कहते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा, तो दूध है ही नहीं है, सब पी लिया, तो पानी अमृत कहाँ है। हाँ, बात करते ये कैसी जांच करेंगे कि सोना अलग, चांदी अलग, रुपए अलग, जमीन अलग, तो बात समझ आती। तो ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान ले करके, मुझे उम्मीद है और पूरे देश को उम्मीद है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान ले लिया है तो निश्चित रूप से बहुत ही न्याय संगत निर्णय होगा। ट्रस्ट की तरफ से CEO पद की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसकी आखिरी तिथि 18 कोई मतलब नहीं है। ट्रस्ट इज नॉट कॉम्पिटेंट। ट्रस्ट जो है वो जब ट्रस्ट के मेंबर जो हैं, जब वो जांच के घेरे में हैं, तो सबसे पहले तो जांच की जो ट्रस्ट वो है, ट्रस्टी जितने हैं सबको सस्पेंड कर देना चाहिए और मंदिर के बाहर कर देना चाहिए। आज की डेट में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनका जो संगठक है विश्व हिंदू परिषद, पूरी तरह से इन्होंने अयोध्या प्रभु श्री राम के मंदिर को कलंकित किया है और अयोध्या वासियों को कलंकित करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी और उसके संगठन RSS का। लेकिन अब बहुत उम्मीद है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने संज्ञान में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। बहुत अच्छे दिन आने की उम्मीद आप कर सकते हैं। 22 तारीख को ट्रस्ट ने बैठक भी रखी है, ट्रस्ट की एक बैठक, उसमें कई अब नाम वो जोड़ बैठक सकते उठा का कोई मतलब नहीं है। बताया जा रहा, कई नाम जोड़े उस जा बैठक करने का कोई मतलब नहीं है। जब बैठक ही उसके घेरे में है, जांच की। लूटपाट के घेरे में है, निगाह में है, तो उस बैठक का उनके क्या मतलब हो, उसे कोई रिजल्ट नहीं आने।
जो रिजल्ट आएगा वो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद। सांसद जी, कल सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला दिया है, ज्ञानवापी हो, कृष्ण जन्मभूमि अब चलो, यू आर नॉट अलाउड, नो, यू आर नॉट, चुनाव पे बात कर यू आर नॉट अलाउड। बस। Union Labour Minister Dr. Mansukh Mandavia, addressing the Break Street Union Forum, highlighted India's progress in expanding social security, generating employment and boosting skill development, emphasized ethical AI, social dialogue and deeper BRICS cooperation and labour skills. To its workforce, EPFO, with over 80 million active members and 8 million pensioners, is among the world's largest social security organization, providing provident fund and pension benefits. ESIC coverage over 150 million insured persons and their dependents, making it one of the world's most extensive workplace-linked health insurance and social security system. Recognizing the needs of our growing workforce, ESIC and EPFO have also underwent significant reforms aimed at expanding social security coverage, simplification of process, and enhancing service delivery for beneficiaries and employers. These efforts have contributed to India's remarkable progress towards universal social protection. India's social protection coverage has expanded from 90% in 2015, underline 19% in 2015 to 64.3% in 2025, covering nearly 940 million people. Primary estimates of 2026 shows that coverage has crossed 1 billion citizens. Our objective is clear: to ensure that every worker has access to comprehensive social protection throughout the life cycle. Friends, employment generation remains at the heart of India's growth strategy. Over the last decade, nearly 170 million employment opportunities have been created. The unemployment rate has declined from 6% in 2017 to 3.1% in 2025, while the female employment rate has increased significantly from 22% to 38.8% during same period. To sustain this momentum, we have launched the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana, an employment-linked incentive scheme that aims to create 35 million formal sector jobs over next 2 years. As labor markets become more diverse and flexible, our reforms seek to expand social security, improve portability of benefits, strengthen skilling opportunity, and create an enabling ecosystem for all workers, including gig and platform workers, unorganized workers, women workers, ensuring that no work is left behind. I am happy to note that even in your discussion, you have focused on this issue through 4 task forces on universalization of social security and international portability, human-centric technology, and responsible governance of AI in workforce. Role of trade union in driving the skill development agenda for addressing skill shortage and surplus, and
humane and future of work. These are the need of our time and are essential for ensuring workers' welfare. Friends, recognizing that the future of work will be shaped by rapid technological change, India is investing heavily in skilling, reskilling, and lifelong learning through initiatives such as Skill India Mission. Our objective is to transform India's demographic dividend into a global talent pool equipped with skill in emerging sectors such as AI, robotics, advanced manufacturing, and green technology. AI presents opportunities to enhance productivity, innovation, and economic growth. However, technology must remain human-centric. AI should increase human potential, not diminish human dignity. India advocates ethical AI, responsible innovation, continuous reskilling, digital literacy, and robust social dialogue to ensure a just transition for workers. Technological advancement must always be accompanied by social inclusion and work protection. Friends, India's labor governance framework is built upon a strong tradition of tripartite social dialogue among the government, employers, and trade unions. Both EPFO and ESIC are governed through tripartite structures. Similarly, the institutional established under the new labor codes, including the National Social Security Board, the Center Advisory Board, and the Occupational Safety, Health and Working Condition Advisory Board are also constituted on tripartite basis. The Government of India firmly believes that trade unions and industries are not on opposite sides. They are partners in advancing workers' welfare and national development. When governments, employers, and trade unions work together in harmony, economic progress becomes more sustainable and workers' welfare becomes more meaningful. We deeply value the constructive suggestions and contributions of all our central trade unions. I particularly appreciate the efforts of Bharati Mazdoor Sangh, India's largest trade union, for their continued contributions towards advancing workers' welfare and inclusive development. The BRICS countries together represents nearly half of humanity and one of the world's largest labor force. As our economies continue to evolve, there is immense potential for deeper cooperation in areas such as social security, skills, AI, governance, labor mobility, and decent work. The forthcoming BRICS Labour and Employment Ministers meeting provides an excellent opportunity to translate the recommendations emerging from this forum into concrete policy cooperation and practical outcomes. Let us remain rooted in the timeless values of dignity of labor, social justice, and shared prosperity. Together, BRICS can shape a future of work that is innovative, inclusive, and human-centric. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir, for your valuable speech.
That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV.